हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रीडम स्ट्रगल सीरीज में हम 1857 के विद्रोह का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम इस विद्रोह के विस्तार एवं फैलाव पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास एवं तजुगीन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने देश के विभिन्न शहरों एवं क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डाला। औपचारिक रूप से यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी एवं अन्य क्षेत्रों में फैलते हुए व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन के दौर से गुजरते हुए इस विद्रोह में प्रत्येक शहर की अपनी अपनी एक अलग, अनूठी और दिलचस्प कहानी है और ये किस्सागोई आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। कहा जाता है कि मंगल पांडे को जब फांसी की सजा हुई तो बैरकपुर की छावनी में रहने वाले स्थानीय जल्लाद ने फांसी चढ़ाने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने कलकत्ता से विशेष रूप से 4 जल्लाद बुलाए और तभी मंगल पांडे को फांसी की सजा हो पाई। यह इस बात का प्रमाण है कि इस विद्रोह के दौरान भारतीय समाज में राष्ट्रवादियों के प्रति सहानुभूति एवं अंग्रेजों के प्रति नाराजगी की पैठ कितनी गहरी हो गई थी। ठीक इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास कोटा की सराय में जब अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम संघर्ष कर रही थी तो अंतिम दिनों में वहां पास स्थित एक छोटे से मंदिर के पुजारी के पास पहुंचती हैं और विनती करती हैं कि मरने के बाद भी उनके शरीर को अंग्रेजों के हाथ ना लगने दिया जाए। पुजारी रानी की अंतिम इच्छा एवं उसकी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए रानी के वीर गति होने के तुरंत बाद पार्थिव शरीर का निष्पादन कर देते हैं और अंग्रेजों को सिर्फ वहां राख ही राख मिलता है। यह प्रतीक है कि एक पुजारी जैसा साधारण व्यक्ति भी इतिहास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह मंदिर आज भी ग्वालियर के पास फूलबाग के मंदिर के नाम से जीवंत है। एक और प्रसिद्ध घटना जो वीर कुंवर सिंह के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जब वीर कुंवर सिंह गंगा नदी पार कर रहे थे तो ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया और इनसे उनके दाहिने हाथ में गोली लग गई। तब वीर कुंवर सिंह शरीर में संक्रमण फैलने की आशंका और अपनी लड़ाई को अनवरत जारी रखने के उद्देश्य से हैरतअंगेज कारनामा करते हुए अपनी तलवार से अपना ही दाहिना हाथ काटकर गंगा नदी में अर्पित कर देते हैं। इस तरह की अनेकों घटनाएं इस विद्रोह में देखने को मिली जिसमें व्यक्तिगत वीरता, राष्ट्रवादियों के प्रति सहानुभूति एवं आम व्यक्ति का क्रांति के प्रति झुकाव जैसी भावनाएं अभिलक्षित हुई। लेकिन साथ ही साथ इस विद्रोह का एक चरित्र यह भी रहा कि इसने तबाह होते शहर, तजुगीन मानवीय पीड़ा और सामाजिक के संत्रांश को बहुत नजदीक से अनुभव किया। पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन में रहने वाले उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं, हर एक घर में जनाजा, हर एक घर में कैद, हर एक घर में मुसीबतें गम, ये शहर था कभी आलमी इंतखाब, अब है मकाम इबरत ए अहले जां खराब। कहा जा सकता है कि भले ही यह विद्रोह तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा हो, लेकिन इसने न केवल भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगाया अपितु स्वतंत्रता संघर्ष की नई नींव भी रख दी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम इस विद्रोह के विस्तार पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ इस तथ्य का अवलोकन भी करेंगे कैसे यह आंदोलन एक छोटे से शहर से प्रारंभ होकर अखिल भारतीय स्वरूप लेते हुए पूरे देश में फैल गया। आइए दोस्तों, अब सबसे पहले 1857 के विद्रोह के घटनाक्रम को समझते हैं। 1857 के विद्रोह का जो औपचारिक डेट है वो 10 मई 1857 है। इस डेट को अवश्य याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि इसका डेट कब है। 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ, लेकिन इस औपचारिक डेट से पहले का भी कई घटनाक्रम है और इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। आप यूपीएससी का भी पुराना क्वेश्चन देखिएगा या नया क्वेश्चन भी देखिएगा तो उसमें अब डेट बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन घटनाक्रम की क्रमिकता को सजाने के लिए दे देगा। और घटनाक्रम की क्रमिकता को तभी आप समझ पाएंगे जब आप विषय वस्तु को बारीकी से अध्ययन किए हैं। तो यहां पर आप देखिए 10 मई 1857 को औपचारिक डेट है, लेकिन उसके पहले हम इसलिए लिखे हैं प्रारंभ से पूर्व, इसके पहले के घटनाक्रम को आप समझिए क्रमिक रूप से। देखिए, देश में जब एनफील्ड राइफल में प्रतिबंधित जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कारतूस में होने लगा तो देश के बहुत सारे सैनिकों में नाराजगी छा गई। उन्हें लगा कि हमारे धार्मिक आचरण के विरुद्ध अंग्रेज जा रहे हैं। तो इसका प्रकटीकरण सबसे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर लिख लें, ये आप सब चीज लिखें, ये परीक्षा में पूछता है मंगल पांडे कहां के सिपाही थे।
तो 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर बंगाल में 29 मार्च 1857 को, डेट ना भी याद रखे तो चलेगा, लेकिन घटनाक्रम अवश्य समझ के रखें आप, क्योंकि वहां पर सजाने के लिए आपको देगा यूपीएससी में। मंगल पांडे ने सबसे पहले परेड में सार्जेंट व्हिसन और लेफ्टिनेंट गॉफ पर गोली चला देते हैं, लेकिन निशाना चूक जाते हैं। तो मंगल पांडे फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं, तो मंगल पांडे तलवार लेकर हमला करने जाते हैं और नारा लगाते हैं मारो फिरंगी को। ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि मंगल पांडे ने कौन सा नारा लगाया था, तो मारो फिरंगी को। इसके बाद सार्जेंट व्हिसन ईश्वरी प्रसाद को, जो वहां पर परेड में जमादार के रूप में था, ईश्वरी प्रसाद, ये नाम याद रखिएगा, को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ईश्वरी प्रसाद आदेश मानने से इनकार कर देता है। और तब शेख पलटू जो हवलदार है, ये गिरफ्तार करने में मदद करता है। दोस्तों, आप हमारी आवाज सुनकर ज्यादा लिखें, इसमें स्पेलिंग वगैरह गलत हो सकता है, लेकिन आप हमारी आवाज पर लिखें, इसलिए हम हर चीज को बार बार बोल देते हैं ताकि आप हमारी आवाज सुनकर आप लिखते चलेंगे। तो शेख पलटू मदद करता है अंग्रेजों का और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहां पर आप देखिएगा मंगल पांडे इतिहास में नायक का रूप में है और ईश्वरी प्रसाद को लोग भूल गए हैं, लेकिन जिस चीज को हम भूल जाते हैं यूपीएससी उसी चीज को पकड़ लेता है, इसलिए आप इस नाम को याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार किसने कर दिया था, तो याद रखिएगा जमादार ईश्वरी प्रसाद ने। इनको भी फांसी होती है। और शेख पलटू को बाद में प्रमोशन मिलता है अंग्रेज की तरफ से, मेजर हैरिसे हैं, आप नाम लिख सकते हैं, मेजर हैरिसे इनको प्रमोशन देके जमादार बनाता है शेख पलटू को। लेकिन कोर्ट मार्शल होता है और देखिए कितना कम दिन का, मात्र 9 दिन में फैसला हो जाता है। 8 अप्रैल, थोड़ा सा डेट हल्का याद रखिएगा, या क्रम आप डेट याद ना भी देगा, क्रम याद करते चलिए। 1857 को इनको फांसी हो जाती है और जस्ट 13 दिन के बाद ईश्वरी प्रसाद को, यानी 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी हो जाती है। ये दोनों नाम अवश्य याद रखिएगा। शेख पलटू को मेजर हैरिसे ने प्रमोशन तो दे दिया, लेकिन बाद में शेख पलटू को की हत्या हो जाती है, कुछ लोग उसको मार देते हैं। और 6 मई 1857, यहां पर हम लिख देते हैं, आप नोट्स में क्रमवार रूप से आप नोट्स में लिखें। 6 मई को 1857 को 34वीं BNI को भंग कर दी जाती है। तो यह हुआ प्रारंभ 10 मई 1857 से पूर्व का घटनाक्रम कि क्या क्या हुआ था देश में। इस क्रम को भी सजाने के लिए दे सकता है। अब आइए औपचारिक डेट पर। औपचारिक डेट में देखिए जस्ट एक दिन पहले, यानी 9 मई को मेरठ में इसी सोच को लेकर, एनफील्ड राइफल के कारतूस को लेकर यहां पर विद्रोह हो जाता है और उस विद्रोह में 85 सैनिक, बहुत सारे सैनिक कहता है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, कारतूस नहीं चलाएंगे, 85 सैनिक को गिरफ्तार करके जेल दे दिया जाता है, भारतीय सैनिक 85 सैनिक को। इससे वहां पर खलबली मच जाती है और एक दिन के बाद, यानी 10 मई, यही जो डेट है, यही डेट 10 मई 1857 याद रखिएगा। 1857 को यहां पर सैनिकों ने 85 सैनिक को जेल से मुक्त कर लेते हैं और बरेली के लिए कूच करते हैं। मेरठ से कहां जाते हैं? बरेली। मेरठ से बरेली जाते हैं। बरेली में क्या है? बरेली में एक सूबेदार के पोस्ट पर बख्त खां थे, बख्त खां। देखिए तभी का सेना में पदानुक्रम को समझिए। सबसे नीचे था सिपाही, तब हवलदार, तब जमादार, तब सूबेदार। सूबेदार पोस्ट पर अमूमन अंग्रेज होते थे, बहुत कम भारतीय होते थे। तो जनरल बख्त खां बरेली में थे, तो यहां पर चले जाते हैं बख्त खां के पास, क्योंकि सूबेदार का पोस्ट होल्ड भी कर रहे थे और वहां पर सेना में, आर्मी में इज्जत भी था भारतीय सैनिकों के बीच। ये 11 मई को सारे सैनिकों को लेकर दिल्ली कूच कर जाते हैं और बहादुर शाह जफर के पास पहुंचते हैं कि आप नेतृत्व प्रदान कीजिए और देश से अंग्रेजों को भगाइए। लेकिन बहादुर शाह जफर उस वक्त 80 वर्ष के हो चुके थे, उन्होंने इनकार कर दिया नेतृत्व करने से।
उनको लगा कि अब मुझसे ये काम नहीं होगा, तो जनरल बख्त खां को काफी समझाते हैं कि आप सिर्फ नेतृत्व प्रदान कीजिए और वास्तविक रूप से हम सेना का कमांडिंग करेंगे। और काफी समझाने के बाद, बख्त खां द्वारा काफी समझाने के बाद बहादुर शाह जफर मान जाते हैं और तब बहादुर शाह जफर बख्त खां को, आप लिख लें, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से नवाजते हैं। साहब ए आलम बहादुर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, कुछ स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किसने दी थी, या ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा। और दिल्ली का वास्तविक कमांडर बख्त खां बनते हैं। इसके बाद देखिए ब्रिटिश अधिकारी आते हैं, जॉन निकलसन और जनरल हडसन, विलियम हडसन। फर्स्ट सेगमेंट में हम बताए थे कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी का इस विद्रोह में मौत हो जाती है, तो याद रखिएगा जॉन निकलसन विद्रोही के द्वारा यहां पर मारे चले जाते हैं, जॉन निकलसन। जगह का भी नाम पूछ देता है कभी कभी, याद रखिएगा दिल्ली पढ़ा रहे हैं तो दिल्ली होगा। तब विलियम हडसन का लेकिन रोल बहुत अच्छा रहा है, विलियम हडसन अंग्रेजों की तरफ से रोल बहुत अच्छा रहा है। और यहां पर 20 सितंबर 1857 तो रात में अंतिम बैठक होती है 3 आदमी के बीच। बख्त खां है, जफर साहब, बहादुर शाह जफर हो गए, और मोहम्मद एहसानुल्लाह। ये एहसानुल्लाह ये निजी चिकित्सक और इनके सलाहकार हैं बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा नाम। आप लिखने से ज्यादा हम हमारे आवाज को सुन रहे। बख्त खां, बहादुर शाह जफर और मोहम्मद एहसानुल्लाह जो इनके सलाहकार हैं। बख्त खां कहते हैं, सलाह देते हैं 20 सितंबर की रात में बहादुर शाह जफर को कि आप दिल्ली को अंग्रेजों ने घेर लिया है, आप सुरक्षित लखनऊ चले जाएं। लेकिन मोहम्मद एहसानुल्लाह को समझाते हैं कि नहीं, आप बहादुर शाह जफर को समझाते हैं कि अंग्रेज आपका कुछ नहीं करेंगे, विद्रोही ने किया है इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन ये गलत सलाह थी। बहादुर शाह जफर इन्हीं का सलाह मानते हैं और सलाह पर ये हुमायूं के मकबरे में शरण लेते हैं। हुमायूं के मकबरे में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां से गिरफ्तार हुए हैं। देखिए हुमायूं के मकबरे में शरण लेते हैं और इन्हीं के रिश्तेदार थे मिर्जा इलाही, बहादुर शाह जफर के सलाहकार थे मिर्जा इलाही। ये जासूसी का काम करते हैं और अंग्रेजों को खबर दे देते हैं कि हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए हैं। ये मिर्जा इलाही, ये नाम याद रखिएगा, गद्दारी के लिए जाना जाता है। और तब हडसन आते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में बताए थे क्या कि इंट्रो में कि हडसन यहाँ पर उर्दू के अच्छे जानकार थे और उर्दू में बातचीत भी करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर अब तेज हुई, ठंड भी अब तेज हिंदुस्तान की। उस जवाब में जफर बोलते भी हैं, गाजियों में रूह रहेगी जब तक ईमान की, तब तक लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। तो ये संवाद होता है। इसके बाद लेकिन जफर झुकते नहीं हैं। तब हडसन क्या करता है, विलियम हडसन इनके 2 पुत्र और 1 पौत्र को गोली मार देते हैं। यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, उसमें इनका नाम भी पूछा गया है। तो यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पुराना हो या नया हो, और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप नाम को अवश्य याद रखें। 2 पुत्र कौन सब थे, तो आप लिखे मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, हम यहाँ नाम लिखा देते हैं। आप पुराना क्वेश्चन देखिएगा यूपीएससी का, उसमें पूछा हुआ है मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। और 1 पुत्र का नाम था मिर्जा मुगल। स्क्रीन में ना आ रहा तो आप हमारी आवाज सुन लीजिए। 2 पुत्र मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल, और 1 पौत्र जिसका हत्या किए थे उसका नाम था अबू बकर। 1 पौत्र की हत्या हुई थी अबू बकर की। और इसके बाद जाके इसको गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर देते हैं। रंगून में ये अपने नौकर परिजन वगैरह के साथ जाते हैं। 31 आदमी जाते हैं, 31 आदमी, जिनमें इनकी वाइफ बेगम जीनत महल भी है। ये सब थोड़ा नाम याद रखिएगा, आपको इतिहास के पन्ने में दर्ज है, ये नाम याद रखिएगा। तो इनके परिवार के 4 सदस्य जाते हैं। बेगम जीनत महल जाती हैं, खुद जाते हैं,
और इनका दो पुत्र जाते हैं और पुत्र का नाम है मिर्जा शाह अब्बास, और दो पुत्र जो जाते हैं उसका नाम है मिर्जा शाह अब्बास और एक का नाम है मिर्जा जवान बख्त। टोटल 31 आदमी जाते हैं। वहीं पर के 1862 में रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। इनको अपने जमीन से, अपने देश से काफी मोहब्बत था, प्यार था, और वहीं पर इनकी एक शायरी काफी चर्चित है। और चाहते थे कि कम से कम हमारी मौत यहाँ पर हो, रंगून ये इंडिया में हो। और लिखते हैं कि दो कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। लेकिन वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर दफनाया जाता है। जनरल बख्त का बाद में मारे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा शहर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में हम लखनऊ चलते हैं, जिसे अवध प्रांत बोला जाता था। हम फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट में पहले भी बता चुके हैं कि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने इसे अपने में मिला लिया था और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था मेटिया बुर्ज में। इसके बाद देखिए, इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने, इन्होंने ब्रिटिश काबिल जो अल्पायु था में अपने बच्चे को नवाब घोषित कर देती हैं, वहां का नवाब घोषित कर देती हैं, और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से सक्रिय रूप से लड़ती हैं। इतना सक्रिय था कि लखनऊ रेजिडेंसी में ब्रिटिश अधिकारी का लाइन लग गया और 90 दिन तक इस रेजिडेंसी को घेर के रखी। इसमें हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी हैवलॉक, सर हेनरी आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल और जेम्स नील अंग्रेज अधिकारियों की फौज यहां पर लग गई और 90 दिन रेजिडेंसी को घेर के रखा। इसमें देखिए, बेगम हजरत महल के बारे में थोड़ा जाने। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। नाम मोहम्मदी खानम था, और हजरत महल जो है उपाधि है, याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। हजरत महल उपाधि, ये उपाधि इनको ब्रिटिश कादिर की जंग के समय मिला था, राजमहल की तरफ से, ब्रिटिश कादिर के जंग के समय। इनका एक और नाम था महक परी। ये काफी सुंदर मानी जाती थी, और जब राजमहल आई तो वाजिद अली शाह ने इनका नाम महक परी रखा। इतिहास में ये भी नाम आपको मिलेगा, महक परी। तो असली नाम हो गया मोहम्मदी खानम, उपाधि था हजरत महल, और एक और नाम महक परी थी। ब्रिटिश कादिर को नवाब बनाने के बाद इन्होंने बहुत सुचारू ढंग से सैन्य संचालन किया, और इसमें इसका रोल सबसे बेस्ट माना जाता है एक रहीमी, याद रखिएगा नाम, परीक्षा में पूछता है रहीमी, और दूसरा हैदरी बाई। रहीमी तो सैन्य संचालन बहुत बखूबी निभाई। हैदरी बाई तवायफ थी, और अंग्रेज ऑफिसर से इनका बहुत अच्छा रिलेशन था, और कहा जाता है कि अपनी सुंदरता और आकर्षण का यूज इन्होंने जासूसी के लिए की, और बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी के बारे में ये खबर ला के देती थी हजरत महल को। और इसी के कारण हैदरी बाई का बहुत ज्यादा रोल रहा कि आप देखिएगा कि अंग्रेज अधिकारी में देखिए यहां पर हेनरी लॉरेंस भी मारे जाते हैं, हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं, जेम्स नील भी मारे जाते हैं। तो इनमें हैदरी बाई का माना जाता है कि बहुत अच्छा रोल रहा है जासूसी में। तो सबसे पहले देखिए, हेनरी लॉरेंस तो वहां पर थे ही परमानेंट, हम पहले भी बता चुके हैं कि फर्स्ट कमिश्नरी क्षेत्र था, और जो डायरेक्ट केंद्र से प्रशासित राज्य जो था वो अवध ही था, और उसके जो हेड बनाए गए थे हेनरी लॉरेंस, कई बार बता चुके हैं, फर्स्ट सेगमेंट में बताया गया है। तो विद्रोही के द्वारा सबसे पहले ये मारे गए। अंग्रेज अधिकारी में देखिए जॉन निकलसन मारे गए हैं दिल्ली में, इसके जस्ट पहले वाले बताया है। इसके बाद जाके हैवलॉक आते हैं। हैवलॉक की भी देखिए यहाँ पर बहुत अंग्रेजों का दुर्भाग्य भी रहा। हैवलॉक की मृत्यु हो जाती है पेचिस से भी इनकी मौत हो जाती है।
तब आउटरम बसते हैं रेजिडेंसी में। यहीं पर चूंकि लखनऊ का जो इस रेजिडेंसी है, यहीं पर सारे अंग्रेज जो सैन्य अधिकारी थे, सैनिक थे, इसके अलावा जो उनके परिवार थे, बच्चे थे, या जो भी लखनऊ अवध प्रांत में जो भी अंग्रेज थे, सभी आके यहीं पर रुके थे, रहे थे इसी रेजिडेंसी में। इसका सुरक्षा व्यवस्था अंग्रेज कर रहे थे, इसको ऐसे समझिए। तो सर हेनरी आउटरम वहां बसते हैं। इन्होंने खबर कैनिंग को भेजा कि आप जल्द से जल्द सेना को भेजिए, नहीं तो यहाँ पर सारे अंग्रेज मारे जाएंगे। तब कैनिंग ने कैंपबेल और नील के नेतृत्व भेजता है। नील तो मारे चले जाते हैं, लेकिन कैंपबेल बच जाते हैं। लेकिन कैंपबेल भी बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं। और ये देखिए, ये लखनऊ रेजिडेंसी, इसको ऐसे समझिए कैसर बाग में है, और ये आराम बाग तक ही आ पाते हैं। इसके बाद ये डर रहता है कि कैंपबेल को देखा हुआ भी नहीं है किस तरह से घुमावदार रास्ते से हम वहां पर जा पाएंगे। तब आउटरम एक नक्शा बनाता है। अब ये दिक्कत ये है कि ये नक्शा कौन ले जाएगा कैंपबेल के पास। तो उसमें आते हैं, एक नाम है हेनरी थॉमस कैवलॉग। नाम अवश्य याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है, हम बताते हैं क्यों। हेनरी थॉमस कैवलॉग, ये वहां पर लिपिक के पोस्ट पर थे, और इन्होंने तय क्या की, और एंग्लो इंडियन थे, कुछ हद तक इंडियन से चेहरा भी इनका मिलता था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये जो आप नक्शा बनाए हैं रास्ते का, ये हम कैंपबेल के पास ले जाएंगे। तो हेनरी थॉमस कैवलॉग ले जाते हैं। इनका साथ देते हैं कनौजी लाल। ये नाम भी याद रखिएगा आप। और ये नक्शा कैंपबेल को देते हैं, और तब कैंपबेल आते हैं लखनऊ रेजिडेंसी में सेना को लेकर, और तब भयंकर युद्ध भी चलता है। और आप अभी भी गोमती नदी के किनारे कैसर बाग जाएंगे तो वहां पर अभी भी गोलियों के निशान हैं, रेजिडेंसी में अभी भी निशान है। तो ये गवाही देता है कि किस तरह से युद्ध वहां पर लड़ा गया होगा, किस तरह से लड़ाई ठनी होगी, और विद्रोही को कुचल देते हैं। और कैंपबेल के कारण ही वहां पर अंग्रेज अधिकारी लखनऊ को फिर से अपने में मिला पाते हैं। हेनरी थॉमस कैवलॉग के बारे में जाने, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई। विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई। और यहां पर लिखे ये विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेजों का सबसे उच्च स्तरीय ये सैनिक पुरस्कार है। लेकिन ये पहला आदमी था जिसको औसैनिक थे, ये लिपिक पोस्ट पर से बताए थे, औसैनिक या नागरिक के रूप, औसैनिक या नागरिक दे देगा परीक्षा में सम्मान मिला था विक्टोरिया क्रॉस हेनरी थॉमस कैवलॉग को। क्यों? तो आउटरम का नक्शा कैंपबेल तक पहुंचाने के लिए, इसलिए ये नाम याद रखिएगा। इनमें साथ दिया था कनौजी लाल ने। तो लखनऊ की ये कहानी रही। और इसको आगे और जाने, बेगम हजरत महल और ब्रिटिश काजी नेपाल भाग जाते हैं, और 1879 में बेगम हजरत महल की मौत हो जाती है। 1879 में कहां पर मौत हो जाती है? काठमांडू में। और आज भी इनकी कब्र काठमांडू में है। आज भी इनकी कब्र काठमांडू में है, बेगम हजरत महल की। और बाद में ब्रिटिश काजी को पेंशन दिया जाता है, और उनको भारत आने की छूट मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कानपुर चलेंगे। आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में हम कानपुर चलते हैं। हम पुराने सेगमेंट में ये बता चुके हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 में हुआ था, उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय हार जाते हैं। तब पेशवा बाजीराव द्वितीय को महाराष्ट्र से बहुत दूर कानपुर बिठूर में निर्वासित कर दिया जाता है। इतना दूर करने का मुख्य प्रयोजन यह था कि राजा और जनता के बीच कोई संबंध ना रहे, ताकि फिर से एक विद्रोह यहाँ पर पनप सके। 1851 में यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय की मौत हो जाती है। तो इनका जो दत्तक पुत्र था, जिसका नाम असली नाम धोदुक पंत था, और बाद में ये नाना साहब के नाम से जाने गए, इन्होंने पेशवा और पेंशन पर दावा किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत नहीं माने। तब नाना साहब ने अजीमुल्ला खां को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और महारानी विक्टोरिया के कोर्ट में अपील करने के लिए लंदन भेजे थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो पाया। इसके बाद नाना साहब कानपुर की जनता के साथ मिलकर विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, और वहां पर नेतृत्व किए थे कौन सा? नाना साहब, जिसका नाम धोदुक पंत था। तात्या टोपे, इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये दोनों कई बार परीक्षा में पूछा गया असली नाम, इसलिए आप अवश्य याद रखिएगा। और तीसरा अजमुल्ला खां, ये तीनों वहां पर नेतृत्व किए।
और सबसे पहले कानपुर का जो रेजिडेंसी था, जहां पर अंग्रेज सैन और सैन परिवार बच्चे जो भी कानपुर में अंग्रेज थे वो वहां पर रह रहे थे, वहां पर आत्मसमर्पण करने के कारण वहां पर सारे अंग्रेज को जमा कर लिए थे। इन्होंने व्हीलर, तो उसका जिम्मेदारी व्हीलर साहब के पास था, सर हेनरी व्हीलर, आप नाम लिख लें, हेनरी व्हीलर। और ये आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन बाद में ये मारे भी चले जाते हैं। हेनरी व्हीलर मारे चले जाते हैं आत्मसमर्पण करने के बाद। इसके बाद कैनिंग ने हैवलॉक और नील को भेजते हैं, लेकिन इस बीच हैवलॉक और नील को भेजते हैं कानपुर। लेकिन इस बीच यहां पर दो दुखद घटना हुई, सती चौरा घाट कांड और बीबीगढ़ कांड। ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है ये दोनों कांड कहां से जुड़ा हुआ है। सती चौरा कांड और बीबीगढ़ घटना जो है, इसमें मुख्यतः ये हुआ कि नाना साहब और अंग्रेज के बीच एक समझौता हुआ हेनरी व्हीलर के आत्मसमर्पण करने के बाद कि ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन अधिकारी हैं और उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, उसको आपातकालीन कैंप में भिजवा दिया गया। आपातकालीन कैंप लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में बनवाया था, जहां पर कि पूरे देश के जो ऑस्ट्रेलियन अधिकारी, उनके परिवार, बच्चे थे और वो जो आत्मसमर्पण कर लेते थे अंग्रेज, वो वहां पर रहते थे। अंग्रेज लोग भी वहां पर उनका ये सुरक्षा मुहैया कराते थे। तो जब ये लोग जा रहे थे, कहा जाता है कि 450 अंग्रेज बच्चे परिवार वहां पर जा रहे थे, तो क्रांतिकारियों को ये पता नहीं था कि नाना साहब के संरक्षण में जा रहे हैं, या इन दोनों के बीच समझौता हुआ है और इसको इलाहाबाद ले जाना है, इलाहाबाद जाना है। इस वजह से बहुत सारे अंग्रेज को क्रांतिकारियों ने मार दिया। ये भूलवश इन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो बच गए उनका शरण लिए बीबीगढ़ घर में। यहाँ पर बीबीगढ़ घर जो है, यहाँ पर भी कहा जाता है कि कुछ अंग्रेज जो है वो मारे गए हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ इतिहासकार का ये कहना है कि बहुत अत्यधिक गर्मी के कारण या बहुत अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, उसके कारण मौत हुई है। लेकिन कुछ इतिहासकार, एक हुसैनी खानम नाम की तवायफ है, और जिनका रिलेशन नाना साहब से बहुत ही अच्छा था, माना जाता है कि ये जल्लाद बुलाई थी, इसके कारण मारा गया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ अंग्रेज मारे गए। ये बहुत दुखद घटना हुई है दोनों। इसके कारण अंग्रेज यहाँ पर काफी गुस्सा गए, और इस कारण आप देखिएगा 1857 के पूरे विद्रोह में सबसे अधिक निर्दयता के साथ जो दमन किया गया विद्रोह का, वो कानपुर में ही। तो हैवलॉक और नील साहब यहाँ पर बुलाए गए ब्रिटिश अधिकारी, और उन्होंने पूरी निर्दयता के साथ इसको खत्म किया गया, विद्रोह को दबाया। इतना ही नहीं, 133 भारतीयों को एक बरगद का वहां पर पैर गाछ है, वहां पर लटका के मारा गया। ये गाछ हाल तक वहां पर था। एक प्राकृतिक आपदा के कारण अब ये बरगद का पेड़ नहीं है, वहां पर शिलापट है उस पार्क में। 133 भारतीयों को मौत की सजा इन लोगों ने दिया था। बताए भी हैं, हैवलॉक की मौत पेचिश से बाद में हो जाती है, और नील साहब लखनऊ में मारे चले जाते हैं। दोनों की मौत भी हो जाती है। और एक तो और ये याद रखिएगा कि ये इसका नाम अभी नाना घाट रखा गया है, नाना घाट स्मारक। इसको लिख लें आप, नाना घाट स्मारक, नाना घाट स्मारक। और इस जगह को नाना राव पार्क बोलते हैं वर्तमान में। और बहुत दबाया गया। इसके बाद नाना साहब देखिए नेपाल भाग जाते हैं, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1902 में वहां पर इनकी मौत हो जाती है। लेकिन अजीमुल्लाह खान की आप डायरी अगर पढ़ेंगे, वहां पर कुछ और डेट है, यहाँ पर अलग डेट है नाना साहब की मौत का। तो इस तरह से तात्या टोपे जो बच गए, तात्या टोपे को देखिए, ये यहां से फिर झांसी चले जाते हैं, और वहां रानी लक्ष्मीबाई का साथ देंगे ये तात्या टोपे। लेकिन बाद में 1859 में नरवर के राजा थे, नरवर के राजा थे, उनका नाम था मानसिंह था शायद, आप देखेंगे। नरवर के राजा थे, ये ग्वालियर के पास है, शिवपुरी में, ग्वालियर के पास। इन्होंने धोखा दिया और इनके संरक्षण में आए थे नाना साहब, लेकिन ये नरवर के राजा ने फिर ये खबर अंग्रेज को दे दी, और धोखे से सोए हुए अवस्था में इनको पकड़ा गया और इनकी फांसी दे दी गई शिवपुरी में।
शिवपुरी में, मध्य प्रदेश में है, तात्या टोपे के। इस तरह से कानपुर में विद्रोह का जन्म हुआ। अब दोस्तों झांसी चलेंगे। आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में हम झांसी चलते हैं। झांसी वर्तमान में यूपी के बुंदेलखंड संभाग का इलाका है। शुरुआती दौर में यह मराठा के पेशवा के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में इन्होंने 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि भी की। इसके बावजूद भी यह राज अच्छा खासा फल फूल रहा था। यहीं पर एक वीरांगना हुई रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरपंत तांबे था। ये सेवक थे, इनके पिता सेवक थे। किनके सेवक थे? तो नाना बाजीराव द्वितीय, जो कानपुर में बिठूर में निर्वासित जिंदगी जी रहे थे, उनकी ये सेवक थे। तो गाहे बराए रानी लक्ष्मीबाई वहां पर पहुंच जाती थी अपने पिता के साथ। वहां पर इनका सामना नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हुआ। भाई बहन का रिश्ता बना और दोनों से इन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि सीखी। नाना साहब इनको काफी प्यार करते थे। इनका नाम रखे थे छबीली। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है इनका छबीली किसका नाम था या छबीली का नाम कौन रखा था? तो नाना साहब रखे थे। और महल परी के नाम से भी ये जानी जाती थी, महल परी के नाम से। इतिहास में महल परी के नाम से भी जानी गई है। याद रखिएगा, महल परी का नाम बेगम हजरत महल का नाम था, महल परी, और यहां पर इनका नाम था महल परी। सबका थोड़ा सा अंतर है। बहुत कम एज में 1842 में इनकी शादी हो जाती है झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ। लेकिन बहुत कम एज में इनकी मौत हो जाती है 1853 में। इनका कोई पुत्र ना था, इसलिए दत्तक पुत्र के रूप में दामोदर राव को बनाती हैं, दामोदर राव को। लेकिन व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने इनको राजा मानने से इनकार कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में वहां की आम जनता के साथ मिलकर विद्रोह 1857 का विद्रोह में सक्रियता के साथ इन्होंने भूमिका अदा की। इन्होंने सैन्य संचालन के लिए जो महिला मोर्चा बनाई थी, उसका हेड झलकारी बाई को बनाया गया था। ये इतिहास में नाम है झलकारी बाई। ये इनकी हमशक्ल थी और काफी सहयोग की है। और कहा जाता है कि जब ये गौरी पूजा में सबसे पहली बार महिलाओं के साथ, गांव की महिलाओं के साथ सम्मान देने के लिए राजमहल आई, तो रानी लक्ष्मीबाई ने पहली बार इनका चेहरा देख अवाक हो गई, इनका हमशक्ल देख के। बाद में अपने पास रख ली। और जब झांसी के किले ये काफी निर्धन परिवार से थे, कोली जाति की थी, निर्धन परिवार कोली जाति था। झांसी के किले में जब घुसने का प्रयास कर रहा था, तो एक सरदार दुल्हा सिंह था दक्षिणी गेट पर, उन्होंने धोखा दिया है। इसका भी नाम याद रख लें, सरदार दुल्हा सिंह। वहीं से अंग्रेज लोग घुस गए दक्षिणी गेट से, झांसी के किला का दक्षिणी गेट से इन्होंने धोखा दिया था। इसके बाद जाके अंग्रेज ने झलकारी बाई से ये तो भाग जाती हैं, हमने कि छलांग लगा के, इनका घोड़ा जो है काफी चर्चित है, और छलांग लगाकर किले से बाहर निकल जाती हैं, भाग जाती हैं। लेकिन अंग्रेजों को झलकारी बाई उलझाए रखती है। अंग्रेज को लगता है कि यही आपको लक्ष्मीबाई है। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो दूसरी है, झलकारी बाई है। और भागने के बाद ये कालपी पहुंच जाती है। कालपी में ही तात्या टोपे से भेंट होता है। फिर ग्वालियर के पास जाती हैं और अंतिम लड़ाई कोटा की सराय में करती हैं। वहीं पर जैसे इंट्रो में भी बताया कि एक छोटे से मंदिर में पुजारी के पास जाती हैं और कहती हैं कि मरने के बाद भी, ये अंतिम दिन की घटना है, मरने के बाद भी हमारे शरीर को अंग्रेज ना छुएं। और इसके कारण पुजारी भी बहुत जल्दी ही वीरगति मिलने के बाद पार्थिव देह का निष्पादन कर देते हैं। और वहाँ पर सिर्फ राख ही राख मिलता है। तब हीरोज बोलते हैं कि सारे यहाँ पर जितने भी लड़ाई लड़ रही थी, उसमें एक मर्द यही रानी लक्ष्मीबाई हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का ये चरित्र रहा, बहुत वीरांगना थी और इतिहास में अमिट छाप छोड़ के गई हैं। तो इस तरह से 1857 के विद्रोह में झांसी का विद्रोह का दमन हो गया। अब हम दोस्तों जगदीशपुर चलेंगे, वीर कुंवर सिंह की धरती पर।
आइए दोस्तों, अब 1857 के विद्रोह में हम जगदीशपुर चलते हैं। इससे पहले आप बिहार में देखिए, बिहार में अगर बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार में प्रारंभ कब होता है? 12 जून 1857 को, याद रखिएगा। बिहार में प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को देवघर रोहिणी से। इसके ये सफल नहीं होता है। इसके बाद पटना में 3 जुलाई 1857 पुस्तक विक्रेता है पीर अली। पीर अली को फांसी दे दी जाती है। बिनसट अय्यर के नेतृत्व में दमन कर दिया जाता है और उसको फांसी दे दी जाती है। इसके बाद आके दानापुर की सैनिक छावनी में हरकिशन सिंह के नेतृत्व में वहां पर विद्रोह होता है और ये विद्रोह का नेतृत्व हरकिशन सिंह करते हैं। ये सारे सैनिकों को वीर कुंवर सिंह के पास ले आते हैं। वीर कुंवर सिंह के पास की तब तक आयु 80 वर्ष हो गई। ये आप देखिए, जनरल दिल्ली में याद कीजिए, जनरल बख्त खान जिस तरह से बहादुर शाह जफर के पास आते हैं, वहां भी देखिएगा उनकी आयु 80 वर्ष की थी। इनका जन्म वीर कुंवर सिंह का 23 अप्रैल 1777 को हुआ था और 1826 में उनको जगदीशपुर की जमींदारी मिली थी। ये काफी दयालुता के लिए जाने जाते थे और जब देखते थे कि किसान अंग्रेज का लगान वसूल नहीं दे पा रहे हैं तो किसान की तरफ से अपना ही लगान दे देते थे। इस कारण इन पर अंग्रेजों का बहुत सारा लगान जमा हो गया था। तो अंग्रेज और वीर कुंवर सिंह के बीच ये झगड़े का भी एक जड़ था। तो यहां पर नेतृत्वकर्ता जब यहां पर आ जाते हैं, ये पीछे नहीं हटते हैं और नेतृत्व संभालते हैं। नेतृत्वकर्ता जगदीशपुर में बनते हैं कौन सब? वीर कुंवर सिंह। आप नाम लिख लें। इनके भाई का नाम था अमर सिंह, हरकिशन सिंह और अली करीम। ये नेतृत्व करता हुआ, इसके नेतृत्व में सबसे पहले ये आरा का फतेह करते हैं, आरा का। और यहां पर नाम लिख लें, फ्रेडरिक डनबर मारा जाता है। फ्रेडरिक डनबर मारा जाता है। आप दोस्तों जहां जहां ब्रिटिश अधिकारी मारे गए हैं उनका नाम और जगह का भी नाम अवश्य याद रखते हैं, ये परीक्षा में पूछ सकता है। फ्रेडरिक डनबर मारा जाता है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और आजमगढ़ की विजय करते हैं। यहीं पर इनका सामना डगलस से होता है, जनरल डगलस। और याद रखिएगा, हम अपने इंटरव्यू में भी बताए थे, यहीं पर गंगा नदी पार करते हुए जनरल डगलस गोली चला देते हैं। दाहिने हाथ में गोली लगती है तो बाएं हाथ से दाहिने हाथ को काटकर गंगा नदी में अर्पित करते हैं और उसके कुछ ही दिन के बाद, लेकिन संक्रमण तब तक फैल चुका रहता है और उनकी मौत हो जाती है। लास्ट में ली ग्रांट के नेतृत्व में यहाँ जगदीशपुर आती है सेना। ली ग्रांट लिख लें नाम आप। ली ग्रांट के नेतृत्व में सेना आती है और जगदीशपुर में विजय हासिल कर लेती है। तो दोस्तों, ये जगदीशपुर की घटना हुई। इस तरह हम मूल जो क्षेत्र है, जैसे कि हमने मेरठ को जाना, दिल्ली को जाना, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर को जाना, यहाँ पर 1857 का विद्रोह काफी सक्रिय रहा। इसके अलावा हम एक चार्ट बना देते हैं छोटे छोटे शहरों का, और ये कभी कभी नाम पूछ देता है। आप उस चार्ट को नोट्स में अवश्य लिखेंगे और समझेंगे भी। आइए दोस्तों, अब कुछ ऐसे शहर को जानते हैं, छोटे छोटे शहर जहां पर 1857 के विद्रोह में यहाँ पर भी सक्रिय भूमिका इन लोगों ने निभाया। इसमें पहला है इलाहाबाद, लियाकत अली के नेतृत्व में। यहाँ पर याद रखिएगा, कर्नल मीर दमन करने के लिए आए थे इलाहाबाद में, लियाकत अली। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये जिहाद के नाम पर एकत्र करवाए थे आम जनता को। तो ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है कि जिहाद के नाम पर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र में या किसने लोगों को एकत्र किया, जमा किया? तो फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। इस चीज को याद रखिएगा। असम में दीवान मणिराम, यहाँ पर लिख सकते हैं कर्णेश्वर को राजा बनाया था। उड़ीसा के संबलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। कुल्लू में राजा प्रताप सिंह। सतारा महाराष्ट्र को जाने रंगो बापूजी गुप्ते निर्वासित कर दिया गया और मान सिंह सार्वजनिक फांसी दे दी गई। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही दमन कर दिया गया?
तो याद रखिएगा महाराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ एलिफिस्टन ये थे आपको ब्रिटिश अधिकारी कमांडर वहाँ के। तो वहाँ पर देखिए रंगो बापू जी गुप्ते को शुरुआत में ही निर्वासित कर दिया गया और मान सिंह को सार्वजनिक फांसी दे दी गई। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही दमन कर दिया गया एलिफिस्टन के नेतृत्व में। ये आप यहाँ पर लिख लें, नोट्स में अवश्य लिखें। यहाँ वह कौन सा क्षेत्र है, मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखें वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर क्रांति प्रारंभ होने से पहले ही दमन कर लिया गया, महाराष्ट्र एलिफिस्टन के नेतृत्व में। और रामगढ़ याद रखिएगा रानी अवंतीबाई महिलाओं का। आप यहाँ पर आपको अगर मेंस वगैरह दे रहे हैं तो आपसे 1857 के विद्रोह में महिलाओं के योगदान पर अगर आप टिप्पणी करें उसमें आप जो नाम लिखेंगे उसमें रामगढ़ का रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश दे दें, इनका भी सक्रिय रोल रहा है। रहीमी है, रानी लक्ष्मीबाई तो सब तो पता ही जो चर्चित है। इसके अलावा रहीमी, हुसैनी बाई, हुसैनी खानम हो गया, झलकारी बाई, ये सब का नाम आएगा महिलाओं के योगदान में। तो ठीक है दोस्तों, ये हम आज के सेगमेंट में 1857 के विस्तार फैलाव पर चर्चा किए। अगले सेगमेंट में हम इनकी और इस पर टिप्पणी करेंगे कि ये सफल रहा या असफल रहा, इस पर विवेचना करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बस बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।